हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, इसको हम इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से भी जानते हैं चैप्टर को, राइट। अभी मैंने अपने चैनल पर पार्टनरशिप बुक से सारे टॉपिक डाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट को डाला गया है और हर कॉन्सेप्ट में से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो प्रीवियस वीडियोस है मेरी। तो जिन्हें पार्टनरशिप का रिवीजन करना है या पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाके नेहा कॉमर्स जोन में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं चैप्टर वाइज, और पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अब मेरे चैनल पर आपको कंपनीज अकाउंट के पार्ट्स मिलेंगे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर का, जहाँ पर मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ बस। तो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जहाँ पर आपको पता चले कि कंपनी अकाउंट में हमें अकाउंटिंग करनी है शेयर कैपिटल की तो कैसे करनी है, शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कंपनी अकाउंट, इसका मतलब हम अकाउंटिंग कंपनी के लिए करेंगे। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था वहाँ पे हम जो अकाउंटिंग करते थे वो पार्टनरशिप के लिए करते थे, साझेदारी के लिए किया करते थे। वहाँ अलग एक्ट था, यहाँ अलग एक्ट है। वहाँ जो नियम थे वो कंपनीज अकाउंट में नहीं, और कंपनीज अकाउंट के जो नियम है वो पार्टनरशिप में नहीं। क्लियर है? आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट पर जो पार्ट 1 है हमारा, इसमें लर्निंग आउटकम क्या रहने वाला है? You are able to state the meaning of a company. You should know the meaning of company, share feature of a company, the meaning of share capital, meaning of shareholder. You also differentiate between equity share and preference shares, and also the different type of share capital. तो इस पार्ट में आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने वाले हैं। कुछ मैंने आपको बताई, कुछ आप देख रहे होंगे रेड कलर के जो ये हाइलाइट्स बना के मैंने शो कर रखा है, कुछ यहाँ पे लिखे हैं, कुछ मैंने आपको वर्बली भी बोले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लर्निंग आउटकम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो जब कंपनी अकाउंट के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो डेफिनेटली सबसे पहले बार बार कंपनी के बारे में आ रहा है, तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि कंपनी है क्या। सच कहूँ तो अब आप 12th में आ गए हो तो कंपनी के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, और उसके अलावा आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है 11th क्लास में कंपनी के बारे में। तो ज़्यादा तो यहाँ पर समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है। मीनिंग ऑफ अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है इसे बस हमने समझना है। See, we are human being. We are created by nature, right? Company is also a person, but not a human. It's an artificial person which is created by law. ये कानून की नज़रों में, कानून के द्वारा क्रिएट की गई है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, सेपरेट इसकी एंटिटी है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, और कंटिन्यू मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइविंग पर कंटिन्यू चलने वाली, एंड हैव अ कॉमन सील, अपना एक पर्टिकुलर सिग्नेचर, इनिशियल सिग्नेचर, राइट। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, इसकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है परपेचुअल सक्सेशन के साथ, और अपना कॉमन सील होता है। ये कोई लीगल पर्सन तो नहीं है क्योंकि इसकी कोई अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी ज़रूर होती है क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से सेपरेट होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी ओनर होते हैं, जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो उनसे डिफ़र करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो अफेक्ट नहीं करता कंपनी के कंटिन्यूटी को। इसका मतलब कंपनी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे मेंबर इंसॉल्वेंट हो या डाई हो जाए। तो एग्जैक्टली ये मीनिंग है हमारे कंपनी का।
Is it clear? Now, what are the features of a company? कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं? तो अगर आप देखो आगे तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से शेयर किया है फीचर्स ऑफ अ कंपनी. Approx we have a 8 point features of a company. First is incorporation. Incorporation मतलब कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है? लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट हो रही है, दैट इज़ कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हो रही है. तो हम क्या बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन में कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएट हो रही है कंपनीज लॉ के द्वारा, कंपनीज एक्ट के थ्रू. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. राइट. सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है? लीगल है एंड सेपरेट है. तो यानी कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होने के साथ साथ क्या है? सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से. तो सेपरेट लीगल एंटिटी में सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर लिखा है वही होगा, और उसी के साथ साथ वी कैन से डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर. डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से डिफरेंट है. क्लियर है? तो इनकॉर्पोरेशन में आपका आ गया कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है. सेपरेट लीगल एंटिटी में आ गया आर्टिफिशियल पर्सन है और अपने ओनर से डिफरेंट है, यानी कि मेंबर से डिफरेंट है. क्लियर? नाउ आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन किसकी नज़र में है? लॉ की नज़र में है. इन द लॉ ऑफ, इन द आई ऑफ लॉ इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, लॉ की नज़रों में ये आर्टिफिशियल पर्सन है. इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, ओन प्रॉपर्टी. राइट, अपनी खुद की क्या हो सकती है? इसकी ओन प्रॉपर्टी हो सकती है. बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट बिजनेस. एंटर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सारे काम करेगी लीगली. नाउ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी परपेचुअल सक्सेशन. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर of a company. Not affected, not affected by, right, by the death, by the lunacy, by the death, by the lunacy or bankruptcy. Bankruptcy ऑफ इट्स मेंबर. किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, लुनेसी हो जाता है, ड्रंकर है, नॉट एबल टू मेक डिसीजन. सो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है. मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर. कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है. हमारा मोटिव होता ही नहीं है कि हमें इसे रोकना है. हमारा मोटिव होता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसे रन कराना है. क्लियर है? नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी. सीधे सीधे लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपकी लाइबिलिटी कैसी है? मेंबर्स की लिमिटेड है. कितने एक्सटेंड तक? टू द वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड. जहाँ तक आपने शेयर्स लिए हैं वहाँ तक की वैल्यू के लिए यू आर लाइबल. इजंट इट? इस तरीके से. जबकि वो कंपनीज, इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड. Generally, the liability of the member is limited to the value of the shares subscribed by them. But however, in case of the company which is incorporated with unlimited liabilities, in this type of company, the liability of the member is also unlimited. Right? Now, moving to next, transferability of shares.
कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं उन कंपनीज के केस में जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। और जो कंपनियां अनलिस्टेड होती हैं लाइक प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल, तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक हमारी सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होती है जहाँ पे कंपनी के रूल्स फ्रेम्ड होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में हम बोलेंगे कि दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली क्या हो रहे हैं? वो ट्रांसफरेबल हो रहे हैं। कब? किस केस में? उस केस में जहाँ पे कंपनी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। और जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है देन रेगुलेटेड बाय AOA of the company. And what is AOA? AOA is the secondary document, subsidiary document where rules are framed or written of the company. AOA full form is Article of Association. Okay. Now management and ownership. A company which is not managed by all the members but by their elected representative called directors. वो कंपनी जो कि सभी मेंबर्स के द्वारा मैनेज्ड नहीं हो रही है लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए हैं उनके द्वारा अगर की जाती है तो उन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। और मैनेजमेंट और ओनरशिप जो होती है वो सेपरेट होती है। इस तरीके से मैनेजमेंट और ओनरशिप के बारे में आप लिख सकते हो एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन सील। अ कंपनी की अपनी कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जनरली जो कॉमन सील होती है वो एक तरह की अफिक्समेंट होता है, इनिशियल सिग्नेचर होता है उन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए जहाँ पे रिक्वायर होता है कंपनी की मोहर का, कि कंपनी के नाम का ठप्पा चाहिए, कंपनी के नाम का मोहर चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी की जो कॉमन सील होती है उसकी स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि जितने भी हमारे कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनमें हम उनको क्या कर सकते हैं? स्टैंप कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फीचर्स ऑफ कंपनी भी, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि पहले भी हमने पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंपनी एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। और अगर मैं रफली बात करूं पार्टनरशिप और कंपनी की, तो पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जबकि अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रीवियस कंपनी। तो यहाँ पर जो है आपका जो एक्ट रेगुलेट होगा पार्टनरशिप में 1932 होता था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जो कंपनी में है वो कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप में जो पार्टनर की लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, जॉइंट थी, सेवरल थी। और जबकि कंपनीज की कैसी है? लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ शेयर, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर। लेकिन वो कंपनी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ है तो वहाँ पे लाइबिलिटी के मेंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर की। शेयर क्या होते हैं? कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट और पार्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। कंपनी के कैपिटल को जब डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में या इक्वल पार्ट्स में, हर एक यूनिट को, हर एक पार्ट को शेयर कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि जब कभी भी, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया और पब्लिक ने उसको जाना, तो पब्लिक ने क्या किया? इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और कंपनी ने बदले में क्या दिया? शेयर दिया। जब कभी भी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि आओ और मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। तो पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने पैसा दिया कंपनी को
और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बदले में कहा कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो इसका हम आपको शेयर देंगे, यानी कि आपको हिस्सा देंगे। यानी कि कंपनी की कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वो जो हिस्सा होगा उसके लिए वो मतलब हक है पब्लिक का कि जितने जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके हिसाब से कंपनी आपको शेयर दे देगी। कंपनी कहती है कि आप आओ और हम आपको अपना हिस्सा दे रहे हैं और आपको शेयर दे रहे हैं, आप इसमें पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दो। फिर कंपनी फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उससे जो भी फ़ायदा आता है, जो भी प्रॉफिट होता है, डिविडेंड के तौर पे भी शेयर होल्डर को मिलता है। शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, मेंबर बनते हैं फिर उस कंपनी के। तो शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है कंपनी की कैपिटल जिसको डिवाइड किया जाता है यूनिट्स में या फिर इक्वल अमाउंट में, और हर एक वो यूनिट, हर एक वो पार्ट, उसको हम शेयर कहते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल, द अमाउंट means the amount company received towards the share capital from the issue of share, both equity and preference. हमारे पास दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, वो मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है कंपनी का जो शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स रिसीव्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है और एक कंपनी को 10 लाख रुपए पब्लिक से मिले और उसके बदले में कंपनी ने अपने शेयर्स दिए, तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो तो कहलाएंगे शेयर होल्डर, और जो टोटल कैपिटल आई है पब्लिक से कंपनी के पास वो है शेयर कैपिटल, इजंट इट? तो शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी को रिसीव्ड होता है, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और फिर उन पैसों से वो क्या करता है, वो शेयर इशू करता है बदले में। अब वो शेयर जो इशू होंगे वो इक्विटी के भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस के भी हो सकते हैं। शेयर होल्डर क्या है? शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड एंड ईच पार्ट हैज़ इट्स नॉमिनल वैल्यू। ये तो हम जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। तो अब उन शेयर्स को जो होल्ड कर रहे हैं, जो होल्डर हैं उन शेयर्स के, उनको या तो शेयर होल्डर कहेंगे या फिर कंपनी के मेंबर कहेंगे, इजंट इट? तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि जब कभी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कंपनी के पास पैसे नहीं होते, तो कंपनी पब्लिक को एडवर्टाइज करती है, अपने शेयर इशू करती है, अपना हिस्सा देती है, और बदले में पब्लिक उनको पैसा देती है। और वही पैसा जब फर्दर कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है, उससे फ़ायदा होता है, और तो उसके बाद शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जो मेंबर बने हैं कंपनी के, उनको इन रिटर्न प्रॉफिट में से डिविडेंड के तौर पर उनको हिस्सा मिलता है उनका। और जितने भी शेयर्स के द्वारा पैसा, शेयर होल्डर्स के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है, वो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल जानते हैं, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं? शेयर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर, यानी कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जा रही है, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। किन चीज़ों की प्रायोरिटी दी जा रही है? बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों की प्रायोरिटी दी जाती है कि जब कभी भी हम शेयर होल्डर को पे करते हैं, ठीक है, उनको डिविडेंड पे करते हैं, तो उस समय इक्विटी शेयर को बाद में दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है। तो इनके पास ये प्रेफरेंशियल राइट होता है कि इनको सबसे पहले डिविडेंड रिसीव्ड दिया जाएगा, ताकि रिसीव्ड करें। एक तो पॉइंट ये है कि इनको डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से, ठीक है, जो भी डिसाइडेड है, जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो अमाउंट कैलकुलेट करके आया फिक्स्ड रेट पर, तो जो भी है वो आप दोगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी डिविडेंड होगा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है रिपेमेंट, राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि जब ये कंपनी सारे शेयर होल्डर को उनके पैसे को वापस करेगी, जब कंपनी बंद होगी तो जितना भी पैसा इन्होंने लगाया उनका पैसा भी वापस मिलेगा। तो उस टाइम पर भी जो कैपिटल की रीपेमेंट होगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाएगी। इस तरीके से जो है ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है?
कि आपको प्रेफरेंस दी जा रही है बाकियों के कंपैरिजन में कि आपको डिविडेंड भी पहले मिलेगा, आप पहले रिसीव करेंगे, एंड जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले रिपेमेंट जो होगी कैपिटल की, जो आपने पैसा शुरू में लगाया हुआ है उसके रिपेमेंट की जो बात होगी वो भी पहले आपको दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी हैं, डिविडेंड के तौर पे, सरप्लस प्रॉफिट के तौर पे, कन्वर्टेबिलिटी के तौर पे, रिडम्पशन के तौर पे, तो वो एक बार आप अपने बुक से इजीली पढ़ लेना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स का क्या मतलब है? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, जिनके पास अपने प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते इन कंटेक्स्ट ऑफ टू रिसीविंग डिविडेंड, कि हमें किसी तरह का डिविडेंड पहले रिसीव होगा, और रिपेमेंट ऑफ लोन, इजंट इट, तो वो हमारा कहलाता है इक्विटी शेयर। दे आर कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को कॉमनली यूज्ड किया जाता है, इशू किया जाता है, एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड, यू नो कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लेसर द रिस्क लेसर द प्रॉफिट। तो इक्विटी शेयर्स का भी ऐसा ही है कि ये मैक्सिमम रिस्क रखता है बिजनेस का और मैक्सिमम रिवॉर्ड भी मिलता है, इजंट इट। तो इस तरीके से हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस होता है। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूं, लाइक इक्विटी और प्रेफरेंस को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनमें डिविडेंड पहले पे किया जाता है इक्विटी से, और इक्विटी में क्या है, इक्विटी में डिविडेंड पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में तो पे होगा ही। तो ये पहला डिफरेंस हो गया राइट टू डिविडेंड का। अगर मैं रेट ऑफ डिविडेंड की बात करूं, तो प्रेफरेंस शेयर्स में तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा तय किया जाता है। अगर मैं एरियर के बारे में बात करूं, डिविडेंड के एरियर के बारे में बात करूं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है क्यूमुलेटिव में भी। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेट हो जाते हैं। मान लो अगर कोई डिविडेंड है और आपको इस साल नहीं मिला, तो वो नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा जो भी एरियर होगा, लेकिन दिया जाएगा पहले इक्विटी शेयर्स से। बट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है एवरी ईयर वही लेते हैं, अकोमुलेट नहीं होता। हाँ, लेकिन डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है तो इट इज़ नॉट अकोमुलेटेड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उसको अकोमुलेट नहीं करते कमिंग ईयर्स में, और हर साल ही दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड को जनरली। कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इक्विटी शेयर्स कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं ड्यू डेट पर, बट कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद सकती है, बाय बैक कर सकती है, ये हो सकता है रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स में। वोटिंग राइट की बात करूँ, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट तभी अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है, उसके पास जनरली नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर के पास तो वोटिंग राइट होता है हर सर्कमस्टांसेस में। अगर कैपिटल के रीपेमेंट की बात करूँ, तो वाइंडिंग अप जब होती है तो प्रेफरेंस शेयर को रीपे पहले किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल के पेमेंट से पहले। और इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, वाइंडिंग अप के दौरान जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं वो रीपे किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद, ठीक है। और पार्टिसिपेशन की बात करूँ मैनेजमेंट की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में कंपनी के, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास प्रॉपर राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। तो इस तरीके से हमारा जो है डिफरेंस हो गया है इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में पहले, कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनल कैपिटल, और नॉमिनल कैपिटल के साथ साथ हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम के द्वारा ऑथराइज्ड की जाती है कि हम मैक्सिमम इतना अमाउंट जो है कैपिटल का रेज कर सकते हैं अपनी कंपनी का। तो मैक्सिमम अमाउंट वो कैपिटल का कितना रेज कर सकते हैं वो ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। कौन से सेक्शन में ये बात बोली गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में बात बोली गई है ये,
कंपनीज एक्ट 2013 में। क्योंकि जो देखो दो तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास MOA, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट AOA, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ऑथराइज कैपिटल की जब मैं बात करती हूँ तो ऑथराइज कैपिटल में जो आपका MOA होता है, जो कि आपका की डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, चार्टेड डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लीगैलिटीज़ के बारे में सब कुछ रिटर्न में होता है MOA में। तो वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई होती है कि कंपनी की जो मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का, जो वो रेज कर सकता है, वो कितना हो सकता है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। ये बात कही गई है 2 सबसेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट के, ठीक है, MOA के अंदर। और MOA के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो फ्रेम्ड होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए जाते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, ये वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम में ऑथराइज्ड की गई है कि मैक्सिमम अमाउंट जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, वो कितना रेज कर सकती है, उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड, इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल तो आपको पता लग गया कि मैक्सिमम इतना अमाउंट जो कैपिटल का है वो रेज कर सकती है कंपनी, ठीक है। अब इश्यूड कैपिटल क्या है? इश्यूड कैपिटल में सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 में ये बात बोली गई है कंपनीज एक्ट 2013 में कि जो इश्यू कैपिटल है वो कैपिटल होता है जो टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू किया जाता है, दिया जाता है, और ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है। इज इट क्लियर? ये हमें ध्यान रखना होता है माइंड में कि जो इश्यूड कैपिटल होता है वो कभी भी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की यदि मैं बात करूं, वो कैपिटल का वो पार्ट होता है उस टाइम का जहां पर जब हमने इशू किया तो इशू करने के बाद कंपनी के कितने मेंबर उसको ले रहे हैं, सब्सक्राइब्ड कर रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। इसके बारे में 2 सबसेक्शन 86 में बोला गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 में कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात बोली गई है। और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो किसका पार्ट है? वो इश्यूड कैपिटल का पार्ट है। इजंट इट? जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो किसका पार्ट है? इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, जो कि कंपनी ने इशू किया था कैश के लिए या अदर देन कैश के लिए। तो यहाँ पर जो भी शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो लोगों के द्वारा किए जाएंगे। अब जो सब्सक्रिप्शन है वो फुली पेड अप भी हो सकती है, फुली कॉल्ड अप भी हो, या फिर फुली पेड अप नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैक्सिमम राइट है, जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो रेज्ड होता है, वो होता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद ऑथराइज्ड में से ही हम कुछ शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, जो पब्लिक पैसा लगाती है, और जब पैसा वो सब्सक्राइब कर रही है, कितना शेयर सब्सक्राइब कर रही है, वो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन कैपिटल, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, अगर मैं कॉल्ड अप या पेड अप के बारे में बात करूँ तो क्या है वो? कॉल्ड अप का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 कंपनीज एक्ट, यानी यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के बारे में बात कर रहा है कॉल्ड अप के बारे में। कॉल्ड अप वो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो कि कॉल किया जाता है पेमेंट के लिए। जनरली होता क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने क्या किया, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि भाई 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे मेरे पास 1 लाख, और जो उसका पार्ट ईच वैल्यू जो थी उसकी फेस वैल्यू वो कितनी थी 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 लाख। तो मेरी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। मैं इसी में से ही इशू करूँगी, तो 1 लाख में से मैंने 80,000 जो थे वो इशू कर दिए, तो 80,000 मैंने इशू किए। अगर मैं सभी की बात करूँ
तो 80,000 शेयर मेरे इशू हुए। 80 में से ही मेरे कितने सब्सक्राइब्ड हुए, लेट्स सपोज 60,000 सब्सक्राइब्ड हुए। अब जो मैं ये 10 रुपये इसको मैं किस तरीके से कॉल करके मंगवाऊंगी, कॉल्ड अप कैपिटल की यदि मैं बात करूँ तो कॉल्ड अप में हमारे पास ना कुछ कॉल्स होती हैं, हमें कॉल्स करके मंगवानी पड़ती हैं। तो एक तो होती है हमारी एप्लीकेशन कॉल जो शुरुआत में होती है, फर्स्ट कॉल जो होती है हमारी एप्लीकेशन कॉल के नाम से जानी जाती है। जो नेक्स्ट कॉल होती है वो हमारी अलॉटमेंट कॉल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अलॉटमेंट कॉल हम एक साथ 10 रुपये नहीं मंगवाएंगे। मान लो इन 10 रुपये में से 2 रुपये तो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा लिए, 3 रुपये हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवा लिए, तो अभी भी 5 रुपये बचे हैं। तो फर्स्ट कॉल पे हमने मान लो 4 रुपये मंगवा लिए, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगवा लिए 4 रुपये, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमने मंगवा लिए 1 रुपीज़, तो टोटल 1 रुपये मंगवा लिए। इस तरीके से हम कॉल करेंगे, जब पैसे मंगवाएंगे तो हम इस तरीके से कॉल करेंगे। लास्ट वाली जो कॉल होती है उसमें फाइनल कॉल आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर 3 बार में ही पैसा मंगा रहे हो तो पहला आपका एप्लीकेशन कॉल हो गया, दूसरा अलॉटमेंट कॉल हो गया, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल हो गया। अगर 4 बारी में मंगा रहे हो तो फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन हो गई, दूसरी अलॉटमेंट कॉल हो गई, तीसरी फर्स्ट कॉल हो गई, और फोर्थ जो है वो सेकंड एंड लास्ट में फाइनल कॉल के नाम से आप इसे कर देते हो। तो ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल होता है। जितना आपने कॉल किया, पेमेंट मंगवाई, ठीक है, वो कॉल्ड अप हो गया। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 में कहा गया पेड अप कैपिटल के बारे में। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट मिल गया, कितना सब्सक्राइबर ने पे कर दिया। आपने मंगवाया था लेकिन उन्होंने कितना पे कर दिया, जितना उन्होंने एक्चुअली पे कर दिया वो पेड अप शेयर कैपिटल में आता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब कि ये सारा जो क्लासिफिकेशन है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, मैक्सिमम जो रेज करती है कंपनी, इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल में से जो शेयर्स जो कैपिटल शेयर इशू करती है वो इशूड कैपिटल होती है। जितने पब्लिक को इशू किए उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, कितने लिए, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। फिर हम उनको कॉल वाइज मंगवाते हैं, तो कॉल हब वाइज जो हम मंगवाएंगे तो कॉल मैंने आपको बताया, पहली कॉल एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, चौथी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कॉल्ड अप होती है। उन कॉल पर कितनों के पैसे मिले वो पेड अप कैपिटल। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है। तो उसको एक बार आपने यहाँ पे देखना है। बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जब डिस्क्लोज करोगे तो बैलेंस शीट जो भी अपनी एक पर्टिकुलर डेट पर है एज ऑन, वो आप लिखेंगे। और इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड आता है। वैसे पूरी जो मेन हेड्स हैं बैलेंस शीट के, जो पूरा फॉर्मेट है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बताना है सीधे सीधे सिर्फ जो भी शेयर कैपिटल है उसको कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, तो उसके लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बैलेंस शीट होती है, जिस भी पर्टिकुलर डेट पर आपकी बैलेंस शीट होती है, उस डेट पर आप इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर ही शेयर होल्डर को दिखाते हो, और शेयर होल्डर के अंदर आपका शेयर कैपिटल जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस जाता है, और मनी रिसीव्ड जाता है शेयर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे नोट नंबर आता है, यहाँ पे करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर। तो ये जो शेयर कैपिटल का है, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेड्यूल 3 कंपनीज में, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 में बताया गया है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स टू अकाउंट्स में वो हम देख रहे हैं। ऊपर वाली बैलेंस शीट जस्ट एन एक्सट्रैक्ट है, पूरा फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक डिस्क्लोजर है वो आपको शो कर रही हूँ, किस तरीके से हम डिस्क्लोज करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। और ऑथराइज कैपिटल में भी इक्विटी शेयर्स हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे वो फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे ईच। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल में चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट होगी तो सबसे पहले हम वो यहाँ पे शो करेंगे, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से ही यदि हमने कोई कैपिटल इशू की है तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का इक्विटी का आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। फिर इशू में से ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब्ड किए हैं दोनों शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस,
वो आप दिखाओगे सब्सक्राइब्ड के। अब सब्सक्रिप्शन के बाद जो लोग भी कॉल हमने मंगवाई हैं, कॉल जितनी भी हमने कॉल करी है वैल्यू, तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब पेड अप में जितना कॉल्ड अप किया गया उतना पे है तो ठीक, अगर किसी तरह का कोई एरियर है तो वो आप माइनस कर दोगे। और अगर कोई शेयर फॉरफिटेड हुआ है, फॉरफिटेड का मतलब होता है शेयर का जब्त होना, किसी ने शेयर के पैसे नहीं दिए तो आप अपने शेयर वापस ले रहे हो उनसे, तो हम उनको अपने पास ऐड बैक कर लेते हैं। और जो भी इसके बाद अमाउंट बचता है, जो भी अमाउंट बचता है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, वो आपने शेयर कैपिटल में ऊपर बैलेंस शीट में यहाँ लिख देना होता है, इजंट इट। तो इस तरीके से आप इसको लिख देते हो। तो जो भी मैंने डिस्क्लोज़र आपको बताया है बैलेंस शीट में, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली आपको पहले ही बता दी हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। एम आई राइट? तो सबसे पहले हमारा जो, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि जो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है फुल फ्लैज यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आता है वो आपको बताया गया है। उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जाना होगा, जो मैंने आपको बताए थे मीनिंग, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, वो इस तरीके से सीक्वेंस में आएगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो कर देंगे। क्लियर है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी करा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड is registered. Strong Limited is registered with capital of rupees 10 lakh. Okay, divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसी फॉर्मेट में मैं आपको बता दूंगी कि हम किस तरीके से इसको डिस्क्लोज करेंगे। राइट, चलिए। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक रजिस्टर्ड है और उसके पास पावर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रेज कर सकता है, 10 लाख। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 लाख आ गया। क्लियर है? अब जो उन्होंने इशू करे वो इक्विटी शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर, कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। तो इक्विटी शेयर्स किए हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इक्विटी शेयर्स किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, Now, how much application received? It received application for only 70,000 equity shares. Now, the director ने जो कॉल किए हैं, the directors call rupees 10 per share which was received, Now, how will be share capital shown in the balance sheet of Strong Limited? This is the question. स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है, कैपिटल को रजिस्टर्ड किया गया है 10 लाख रुपए से, डिवाइड किए गए हैं नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, एक शेयर 10 रुपये का है, इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को दिए गए हैं। एप्लीकेशन जो सिर्फ रिसीव्ड हुई है वो सिर्फ 70,000 इक्विटी शेयर्स की रिसीव्ड हुई है। डायरेक्टर्स ने 10 के 10 रुपये कॉल कर लिए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब क्वेश्चन को हटा रही हूँ और ऊपर फॉर्मेट पे चल रहे हैं। चलिए,
प्रॉपर देखिएगा। आप वर्किंग नोट यहाँ पर 1 डालेंगे क्योंकि हम पहला ही वर्किंग नोट कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर कैपिटल में हम यहाँ पर इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में ही आप 1 लाख लिखोगे। यहाँ पे 1 लाख शेयर इशू हुए थे, 10 रुपये का एक था, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कितना, 10 लाख। ठीक है, अब इशू कितने हुए, जो क्वेश्चन था वहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी थी। इशू हुए 75,000 शेयर्स, जो मैंने बोला था कि इक्विटी शेयर्स पब्लिक के लिए सब्सक्राइब्ड हुए हैं। इशू हुए थे 75,000 और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी 70,000, तो हमने इशू किए 75,000, तो हमने इशूड में लिखा 75,000, 10 रुपीज़ ईच, तो वो कितना हो जाएगा 7,50,000, क्योंकि हम ऑथराइज्ड में से ही इशू करते हैं और इशू में से ही सब्सक्राइब्ड होते हैं। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थे वो 70,000 थे, 10 ही रुपये पूरे के पूरे मंगवाए गए हैं, तो 10 से कर दिया, तो एक्चुअली अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ 7 लाख, और तो कुछ है नहीं किसी तरह का, पूरे के पूरे ही 10 रुपये कॉल कर लिए, कोई एरियर वगैरह नहीं है कि मैं आगे फॉर्मेट में और कुछ लिखूं। तो यही जो 7 लाख रुपीज़ है, ये जो आपका 7 लाख रुपीज़ है, आप इसको हटा देंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, एक ही कॉलम में आप रुपीज़ में लिख देंगे कितना, 7 लाख। कहाँ से आया आपका ये अमाउंट, वर्किंग नोट 1 से। और नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड में 1 लाख ऑथराइज थे, 10 रुपये का एक था, 10 लाख रुपये अमाउंट में आया। इश्यूड कैपिटल है 75,000 शेयर्स इशूड हुए थे, 75,000 मिस हो गया था क्वेश्चन में, मैंने लिख नहीं पाई थी, तो वो आप ध्यान रखें कि जो इशूड हुए थे वो 75,000 इशूड हुए थे, और उनमें से ही जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो 70,000 जो हैं वो शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं। तो 70,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, तो आपका कितना आ गया, 7 लाख आ गया। तो यही 7 लाख जो है वो आपने अपना शेयर होल्डर फंड में बैलेंस शीट में आप इसको लिखेंगे। ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं सब शेड्यूल 3 में लिखी गई हैं। शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू द कैपिटल दैट आर प्रोवाइडेड इन दी नोट्स टू अकाउंट्स। ऐसी फर्दर आपको और भी चीज़ें होंगी जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में सिखाई जाएंगी, और नोट्स टू अकाउंट से जो भी अमाउंट आएगा वो आपने पर्टिकुलर बैलेंस शीट में रखना है। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट सिखाना होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्टिंग से एंड तक का, देन उसके बाद जो उसके पर्टिकुलर नोट्स होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। तो एज पर दिस वीडियो नाउ यू आर एबल टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कंपनी। आपको कंपनी का मीनिंग क्लियर हो गया, कंपनी के मीनिंग के बाद आपको शेयर्स का मीनिंग क्लियर हो गया, शेयर्स के बाद आपको शेयर कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो गया, शेयर कैपिटल के मीनिंग के बाद आपको शेयर होल्डर का मीनिंग क्लियर हो गया, शेयर होल्डर के बाद आपको शेयर्स में फर्दर कितने टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, वो आपको क्लियर हो गया, उनके बीच का डिफरेंस इक्विटी और प्रेफरेंस का वो भी कई बार एग्जाम में आता है, वो भी क्लियर हो गया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस, कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, नोट्स टू अकाउंट्स में हम उनको कैसे शो करते हैं, कैसे उनको डिफ़र करते हैं, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये सब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको पता रहना चाहिए कि किस टर्म का यहाँ पे क्या मीनिंग है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमें उसको यहाँ पे करना है, राइट। तो आपको इस वीडियो को प्रॉपर ऊपर से शुरू से देखना है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के साथ साथ आप चाहें तो इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन अपनी बुक का ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शेयर करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको सीधे सीधे शेयर को जब इशू करते हैं तो कैश में इशू करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, लमसम या किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और शेयर को जब हम इशू करते हैं तो किस तरीके से इशू करते हैं, पार से इशू करते हैं, प्रीमियम से इशू करते हैं, तो पार में किस तरीके से इशू किया जाएगा, प्रीमियम में किस तरीके से इशू किया जाएगा, वो आपको बताऊँगी।
सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होंगे, अगर मैं सब्सक्रिप्शन शेयर्स की बात करूं कि हमने ये तो जान लिया कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल होते हैं, कई बार सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर भी होता है, कई बार सब्सक्राइब्ड कैपिटल ओवर भी होता है, कई बार सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉर्मल भी होता है। तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, उसका क्या इफेक्ट आएगा जर्नल एंट्री में, क्या उससे हमारी एंट्री चेंज होगी, अगर होगी तो होगी या नहीं होगी, तो और उसमें अमाउंट में क्या चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस पार्ट्स को आप देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।